हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए एसएसटी की यानी कि आपका सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का, उसका ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो यहाँ से आप लोग ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं और यहाँ पे लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा नीचे, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे जो ऑफिशियल आंसर की आई है। उसको मिलाना कैसे है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो यहाँ पे हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि किस प्रश्नों पे आपत्ति करना है आपको और कितने प्रश्न जो हमने आपको आंसर की यहाँ पे डिटेल में समझाया था और आप लोगों ने जो जिन जिन प्रश्नों पे डिस्कस भी किया था वो सब चीज़ें हम लोगों ने क्लियर भी किया था। तो यहाँ पर देखिए हम आपको साक्ष्य के सहित, इसमें साक्ष्य भी हमने इंक्लूड कर रखा है, लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो साक्ष्य भी जिन जिन प्रश्नों पे आपत्तियाँ आप लोग दे सकते हैं उनके साक्ष्य भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और प्लस जो है यहाँ टोटल आंसर की जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था उस पर 5 प्रश्न जो है डाउटफुल थे, जो हमने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि इन प्रश्नों में आप आयोग को मानिएगा। तो फिलहाल जो सोर्स हमें प्राप्त हो पाया है उन सोर्स के माध्यम से यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं और जिनका जो प्रश्न है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और जितने भी स्कोर आपका इससे बनता है आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपके किसी प्रश्न में डाउट होते हैं तो आप लोग जो नंबर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे केवल 5 प्रश्न जो थे डाउटफुल वाले, तो पहले आपको आंसर की दिखा दिया जाए और यहाँ पे उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सोशल साइंस का जो आपका दिया गया है ये, तो इसमें 2 पार्ट में था। एक पार्ट में आपका एक क्वेश्चन दे रखा था, तो जिसमें आपको जिस भी प्रश्न पे अटेम्प्ट करना वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था उसका। सेकेंड पार्ट जो हम लोगों ने बात किया था, तो सेकेंड पार्ट में आपका जो आंसर की है ये आपका सीरीज ए का था। ठीक, यहाँ पे आपका जो आंसर की है ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, ये सीरीज ए की आंसर की है। यहाँ पे ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये आपका सिविक्स यानी पॉलिटी वाला है। ठीक, तो ज्योग्राफी में हम लोगों ने बात किया था, ज्योग्राफी में जो डाउटफुल वाले प्रश्न हैं, ठीक, मैंने जो आंसर की आपको प्रोवाइड की थी तो उसमें सारे प्रश्न ऑलमोस्ट सही हैं। केवल 5 प्रश्न जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक आपका 17 नंबर का है जिसमें हमने आपको बताया था सी, और इसमें क्या दे रहा है, ए दे रहा है ऑफिशियल में। 18 नंबर था जो जैव विविधता वाला था, इसमें ए दे रहा है, हमने आपको बताया क्या था, डी हमने बताया था, अभी साक्ष्य आपको दिखा रहे हैं। ठीक, 27 नंबर में यहाँ पे सी दे रखा है और हमने आपको क्या बताया था, डी बताया था। ठीक, सॉरी बी बताया था हमने आपको 27 नंबर में। और आपका जो 36 नंबर का प्रश्न है, ठीक, 36 में यहाँ पे वही आपका एकाकी बस्तियों वाला है, जो यहाँ पे सह्याद्री दिया है, तो हमने आपको क्या बताया था, बुंदेलखंड वाला रीजन, यानी कि हमने आपको सी बताया था। ठीक, उसके बाद जो प्रश्न है डाउट वाला लास्ट में आपका 57 नंबर का था, ये सीरीज हम सॉल्व कराए थे आप लोगों को। तो ए नंबर पे इसमें दे रहा है जो आपका कोरियालिस फोर्स वाला है कि कौन सा सही नहीं था, तो इसमें ए दे रहा है आपका, और हमने आपको बताया था डी। ठीक, तो फिलहाल ये प्रश्न जो है हमने जो फिजिकल वाले 2 प्रश्न थे, एक आपका जैव विविधता वाला और एक आपका ये वाला कोरियालिस फोर्स वाला, मैंने सभी सर को भेज दिया है और जैसा भी होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कौन से उसमें ज़्यादा सही होने वाला है। फिलहाल उनकी किताब से ही यहाँ पे साक्ष्य आपको दे दिए जा रहे हैं। जो सभी सर की क्लाइमेटोलॉजी है वहाँ से आपको कोरियालिस फोर्स का साक्ष्य मिल जाएगा और प्लस जो है एनसीईआरटी से आपको जैव विविधता वाला साक्ष्य मिल जाएगा। ठीक, और न्यू इंग्लैंड वाला खुल्लर सर की किताब में है, या आप एसडी मौर्य की देख सकते हैं या आप एनसीईआरटी को देख सकते हैं। ठीक, सारी किताबों में आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी। ठीक, तो चलिए आते हैं सोर्स पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या क्या करना था। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपका ये था 17 नंबर का, जो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है, विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, कथन दिया था। कारण आपका दिया है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधाएं यहाँ अच्छी विकसित हैं। तो न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र था ये हमने बताया था आपको कि ये प्रमुख प्रदेश तो है विश्व का, लेकिन यहाँ पे जो कच्चा माल की बात की जा रही है कि रॉ मटेरियल यहाँ पे उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन परिवहन सुविधाओं का विकास अच्छी तरह से हुआ है यहाँ पे। तो फिलहाल हमने आपको क्या बताया था कि सी वाला विकल्प बताया था, जबकि ऑफिशियल आंसर के में क्या दे रहा है, ए दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या रीजन आप लोगों के लिए यहाँ पे जो प्रूफ है वो कौन सा है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा यहीं पर देख लेते हैं, तो प्रूफ दोनों का एक साथ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका और जैव विविधता संपन्नता, विच ऑफ फॉलोइंग रीजन बायोडाइवर्सिटी इज रिचर, ट्रॉपिकल रीजन,
पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन या ओशनिक रीजन। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको ओशनिक रीजन बताया था, जबकि ऑफिशियल आंसर की में क्या दे रहा है, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, 2 प्रश्न ये हो गए। अब आइए हम लोग इसका देख लेते हैं सोर्स। यहाँ पर देखिए टोटल न्यू इंग्लैंड वाला यदि आप एस डी मौर्य सर की किताब से लेंगे उसमें भी मिल जाएगा आपको, और ये हमने लिया है खुल्लर सर की बुक से। तो उसमें देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पे जो इसके प्रमुख एरियाज़ हैं, कनेक्टिकट है, रोड द्वीप है, मैसाचुसेट्स है, वर्मोंट है, न्यू हैम्पशायर और मेन इसके यहाँ पे हैं। तो इस क्षेत्र का जो विकास है, यहाँ पे सस्ती जल विद्युत ऊर्जा, कोयला, यहाँ के निवासियों की कार्यकुशलता के कारण यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या उसका उद्योगों का स्थानीकरण हुआ है, स्पेशली इसी की वजह से हुआ है। यहाँ पे कच्चे माल का बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है। आप कच्चे माल के प्रोडक्शन में भी देख लेंगे, केवल यहाँ पे अपलेशियन वाला नॉर्थ वाला जो रीजन आता है वो न्यू इंग्लैंड वाले में आ जाता है, लेकिन नॉर्थ वाले में ज़्यादातर यहाँ पे कोयला ही पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सर्वाधिक संकेंद्रण देखा गया है वो आपका कपड़ा उद्योग का है, चर्म उद्योग का है, जलयान का है, मत्स्यन का है। ठीक, तो मत्स्यन, चर्म उद्योग या कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा इंडस्ट्रियल या कौन सा रॉ मटेरियल आप यूज करेंगे, तो रॉ मटेरियल जो है जो आपका जैसे सूती वस्त्र के लिए हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये सारी चीज़ें आप। चर्म उद्योग के लिए जो है यानी चमड़ा उद्योग के लिए, जलयान के लिए यहाँ पे देखिए इस प्रदेश के कुछ औद्योगिक उद्योगों का विशिष्ट स्थानीकरण हुआ है, जैसे जलयान न्यू इंग्लैंड में, न्यू इंग्लैंड प्रोविडेंस में, जूते बनाने की मशीनरी यहाँ पे बोस्टन में है, सूती वस्त्र के लिए फॉल रिवर, पॉटिकट और न्यू ब्रेडफोर्ड है। ठीक, ऊनी वस्त्र यहाँ पे है, कंबल है, घड़ियाँ, आभूषण, चांदी के बर्तन यहाँ पे हैं, रबर का सामान बॉस्टन और कनेक्टिकट घाटी में मिलता है, प्लस यहाँ पे कांच जो है साउथ ब्रिज में है, बंदूक जो है स्प्रिंगफील्ड और न्यू हेवन में है, मशीनरी और उपकरण वर्सेस्टर में है, वायुयान जो है ईस्ट हार्टफोर्ड में है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे स्टेटफोर्ड में है। ठीक, तो ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे ये लगाए गए हैं। इस क्षेत्र का प्रमुख जो औद्योगिक नगर है ये बोस्टन है, और प्रमुख जो नगर लेविल है, न्यू बेडफोर्ड है, वर्सेस्टर है, फॉल रिवर है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है ये विश्व का, तो राइट है। ठीक, दूसरा जो विकल्प दिया है कि कच्चा माल, तो कच्चा माल यहाँ पे उसके क्षेत्र यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे जो आपका परिवहन सुविधाओं का विकास अच्छी तरह से है। तो फिलहाल यदि आपने ए विकल्प लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करेक्शन या आपको ऑब्जेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़्यादा ठीक यहाँ पे ए भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका परिवहन सुविधाओं का विकास तो दिया ही है, प्लस यहाँ पे औद्योगिक कच्चे माल की हम लोग बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए यहाँ पे है, कोयला वगैरह है, लेकिन भारी मशीनरी के लिए यहाँ पे कच्चे माल का स्रोत यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो यदि आप लोग इसको ऑब्जेक्शन करना चाहेंगे तो ये आपका खुल्लर सर की किताब में है। ठीक, उसमें से आप ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये कोरियालिस फोर्स वाला, चलिए इसको प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा। अगला यहाँ पे जो दे रखा है बायोम वाला, बायोम यानी जैव विविधता का, तो सर्वाधिक जो जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है या सर्वाधिक जैव विविधता में धनी कौन सा है, ये आपसे वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग जो आंसर उसने सही किया आयोग ने, तो वो ट्रॉपिकल रीजन उन्होंने सही किया है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्ण प्रदेश जो है ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है ये कि स्थलीय पारितंत्रों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक, जो ट्रॉपिकल रीजन है ये जो भी स्थलीय पारितंत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता इसी में पाई जाती है, जबकि जलीय में यहाँ पे नहीं कुछ लिखा है। ठीक, और यही चीज़ें आपका यहाँ पे देखिए जलीय वन बायोम जो है या जलीय बायोम जो है, जलीय बायोम ये समस्त जीव पादपों का जलीय पारितंत्र होता है। तो यहाँ पे जो आपके लिए उपयोगी ज़्यादा है वो ये है कि जलीय बायोम जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम है, और जो कि पृथ्वी के लगभग 70% पर फैला हुआ है। तो अब देखिए प्रश्न में यदि सघनता की बात करेगा या प्रोडक्टिविटी की बात करेगा या एरिया वाइज सबसे कम की बात करेगा, तब वहाँ पे आपका ए हो सकता है, ट्रॉपिकल हो सकता है। लेकिन ये संपूर्ण की बात किया है तो जो ओशन होता है या समुद्र होता है, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे प्रवाल भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुएं या मछलियाँ या जो शैवाल वगैरह ढेर सारी चीज़ें पाई जाती हैं समुद्रों में। तो यदि देखा जाए तो समुद्रों का जो पारितंत्र है या जो विविधता है वो बृहद स्तर पे ट्रॉपिकल रीजन से ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक, चाहे आप अंटार्कटिका का क्षेत्र लीजिए, वहाँ पे भी किसी न किसी प्रकार की जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चाहे आप आर्कटिक क्षेत्र ले लीजिए या 0 से लेकर 30 डिग्री के पास ले लीजिए, 30 से 60 ले लीजिए, मतलब हर जगह वहाँ पे विविधताएं हैं।
अब फ़िलहाल आयोग ने स्पेशली माना है ट्रॉपिकल रीजन, तो यहाँ पे आप इसको सोर्स के एनसीईआरटी भी में भी आपको ये चीज़ें स्पष्ट रूप से मिल जाएंगी। ठीक, और सब आंसर का जो पर्यावरण भूगोल है उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसके आधार पे आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक, फ़िलहाल आप लोग जिन लोगों ने जो लगाया उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन देख लीजिएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो हालांकि जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लायक एक आपका कोरियालिस फोर्स वाला है, तो चलिए वहाँ पे इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, एक प्रश्न आपका यहाँ पे ये भी है कि निम्न में से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, तो यहाँ पे जो मैंने आंसर आपको बताए थे, सेल बताया था, तो सेल चूँकि ये भी परतदार चट्टानें ही हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि परतदार चट्टानों में कौन सा पाया जाता है, यानी कौन सा एलिमेंट है, तो इसमें बेसाल्ट है, सिलिका है, मैग्नीशियम, तो जनरली जो है यहाँ पे सिलिका भी पाया जाता है। सोर्स नीचे यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक, सेल का भी हमने लगा दिया, सिलिका का भी लगा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे स्पेशली चूँकि विकल्प में आपका सेल भी है, तो परतदार चट्टानों में सेल भी आ जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए कि परतदार चट्टानों में पाया जाता है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कौन से तत्व पाए जाते हैं। परतदार चट्टानों में आता है कौन सा आपका, सेल भी हो जाएगा, कांग्लोमेरेट भी है, सिलिका भी आ जाएगा इसमें। ठीक, तो जो यहाँ पे आपका बी हमने बताया और सी यहाँ पे आयोग के द्वारा राइट किया गया है, तो यहाँ आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सब आंसर की किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है। क्योंकि प्रश्न की प्रकृति यहाँ पे देखा जाए तो इस आधार पे दो अर्थ इसके निकलते हैं। एक तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है कौन सा, यानी तत्वों के आधार पे आप देख सकते हैं कि परतदार चट्टानों का जो संगठन है वो किस तरह से है। ठीक, दूसरा कि परतदार चट्टानों में यानी कि कौन से आते हैं, तो आपका जो उसके टाइप्स हैं उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सोर्स अभी आपको दिखा दिया जाएगा। 27 नंबर हो गया। एक आपका ये ग्रामीण बस्तियों वाला, ये आपका मिल नहीं रहा था, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हालांकि सह्याद्री के उच्च भागों पर आयोग ने दिया, हमने आपको बघेलखंड बताया है, तो आप लोग इसको सोर्स को चेक कर लीजिएगा। तो ये हमने जब डिस्कस कर रहे थे आपसे तो तभी भी यहाँ पे आपको बताया गया था, ये डाउटफुल वाले प्रश्न हैं, तो इसका सोर्स आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक, बस्ती के भूगोल में मिल जाएगा, ये आप आरसी तिवारी सर की आदिवासी भूगोल देख लीजिए, या फिर एनसीईआरटी देख लीजिए मानव भूगोल वाली, उसमें आपको संभवतः मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल मैं भी चेक कर लूँगा। उसके बाद जो डाउटफुल वाला प्रश्न है, इसमें आपका 36 हो चुका है, अब 57 नंबर पे है। ठीक, यहाँ पे 56 आ गया, ये 57 कोरियालिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो कोरियालिस फोर्स में हमने आपको जो आंसर बताए थे, इसमें देखिए कोरियालिस फोर्स में जो मैंने आपको आंसर बताया था कि डी होगा। तो फिलहाल जो सब आंसर की क्लाइमेटोलॉजी है, ठीक, क्लाइमेटोलॉजी का पेज नंबर 96 पे आप जाएंगे तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोरियालिस फोर्स जो है वायु के जो क्षैतिज वायु है उसके समानुपाती होता है। ठीक, और आवर्तन का प्रभाव यह काल्पनिक बल भी है, ये भी राइट है। ध्रुवों की ओर अधिकतम होता है, ये भी सही है। ये आपका घर्षण बल के रूप में वो इनडायरेक्टली रूप से आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली रूप से ये मतलब प्रत्यक्ष रूप से फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे सत्य ये नहीं होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल आयोग जो दे रहा है ये दे रहा है, आगे साक्ष्य भी है। तो तीनों प्रश्नों के साक्ष्य यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अब एक एक करके। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो हमने आंसर आपको प्रोवाइड कराए थे आंसर की, उसमें जो डाउटफुल वाले थे उसको हमने इसीलिए जो है ये डॉट से किया भी था और आपको इन्फॉर्म भी किया था। 36 नंबर जैसे हो गया आपका, 17 और 18 नंबर हो गया यहाँ पे डाउट वाले। ठीक, 57 नंबर हो गया, 57 हो गया, और यहाँ पे आपका 27 नंबर था। क्लियर, तो 17, 18, 27, 36 और 57 5 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो आपका हो गया न्यू इंग्लैंड, हम लोगों ने देख लिया न्यू इंग्लैंड का। चलिए उसमें ज़्यादा सही आपका यही मान के चलिए क्योंकि ऑफिशियल आंसर की है, और फिलहाल आप लोगों को स्पष्ट रूप से कहीं लिखा मिल जाए तब आप ऑब्जेक्शन करिएगा। और न्यू इंग्लैंड वाला जो 17 नंबर का स्पष्ट रूप से कहीं लिखा नहीं मिल रहा है, आप लॉजिक ही दे सकते हैं। तो आयोग में लिखित मांगता है तो लॉजिक वहाँ पे नहीं चलेगा। कैसे ऑब्जेक्शन करना है आगे हम ये भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए
कोरियालिस फोर्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो कोरियालिस फोर्स में जो आपका यहाँ पे बनाया था कि रोटेशनल बल, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि जो ऑप्शन नंबर 1 राइट किया है आयोग ने, उसका देखिए कोरियालिस बल अपने आप में कोई बल नहीं है, तो उसमें उन्होंने लिखा काल्पनिक बल है। ठीक, तो ये राइट हो गया। पृथ्वी के घूर्णन गति का ये प्रभाव है, यानी आवर्तन का प्रभाव और रोटेशनल मूवमेंट है। ठीक, तो ये भी आपका यानी विकल्प एक आपका सही हो गया वहाँ से। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखिए कि वायु की दिशा को प्रभावित करता है और वेग और हवा में मार्ग से विक्षेपित कर देता है। 3 नंबर देखिए। ठीक, तो ये भी आपका उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे देखिए न्यूनतम घूर्णन कोरियालिस बल क्षैतिज पवन के समकोण पर कार्य करती है। ठीक, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, ये आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे देखिए 96 नंबर पेज पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोरियालिस बल क्षैतिज दिशा में गतिमान पवन के वेग के सीधे अनुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक, तो यही आपका डी ऑप्शन बनाया गया है। तो इस आधार पे ये तो आपका राइट हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए, होना आपका घर्षण वाला चाहिए, सी विकल्प। ठीक, तो यहाँ पे तीनों विकल्प आपका दिया गया, तीनों विकल्प आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं, आयोग में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तीनों विकल्प के आधार पे। और जो आपका यहाँ पे प्रश्न था एक परतदार चट्टानों वाला, ठीक, तो परतदार चट्टान यानी कि 27 नंबर ए सीरीज का प्रश्न था कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो सिलिका, कैल्साइट, लौह यौगिक आदि परतदार चट्टान के संयोजक तत्व हैं। ठीक, तो ये तो आपका परतदार चट्टानों में पाया जाता है, सिलिका भी हो गया। अब चूंकि वहाँ पे सेल भी दे रखा है, तो अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण देखिए, निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जल निर्मित बलुआ पत्थर, चीका हो गया, सेल। ठीक, सेल भी आपका विकल्प में दे रखा है, तो बी भी आपका राइट यहाँ से हो रहा है, सी भी राइट हो रहा है। प्रश्न में यदि स्पष्ट रूप से लिखता कि कौन से तत्व हैं जो इसमें शामिल होते हैं, तब आपका सी ज़्यादा सही हो जाता। और यहाँ पे चूंकि लिखा है स्पष्ट रूप से ये दिया है कि परतदार चट्टानों में पाया जाता है, तो परतदार चट्टानों में आपका सेल भी आ जाता है, चीका मिट्टी भी आ जाती है, लोयस भी आ जाता है। और में का मतलब यहाँ पे यदि एलिमेंट से लिया जाएगा तो एलिमेंट यानी कि सिलिका भी आ जाएगा। तो इस आधार पर आप लोग ऑब्जेक्शन वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, तो ये टोटल आपका सभी प्रश्नों का यहाँ पे सोर्स हमने अवेलेबल करा दिया है। क्लाइमेटोलॉजी से हो गया और ये आपका भौतिक भूगोल से है। ठीक, ये वाला जो है आपका ये भौतिक भूगोल से है, और भौतिक भूगोल का जो है आई थिंक पेज नंबर जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पेज पे सेडिमेंट्री रॉक के। ठीक, चलिए पेज नंबर भी बता दे रहे हैं भौतिक भूगोल का। तो वो पेज नंबर आपका भौतिक भूगोल का जो 2020-21 का सभी आंसर का बुक है, तो उसमें आप देखेंगे 20-21 का जो संस्करण है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 77-78 में। ये वाला जो स्टार्टिंग होगा ये 78 से होगा। ठीक, तो वहाँ पे आप इसको देख पाएंगे कि वहाँ पे सिलिका दिया है, और यही 78 के नीचे साइड में देखेंगे वहीं पे आपका सेल मिला है। क्योंकि विकल्प में दोनों दे रखा है, इसलिए आंसर दोनों होना चाहिए था, बी और सी, प्रश्न के अनुसार। ठीक, प्रश्न में यदि तत्वों की बात किया होता स्पेशली, तब वहाँ पे आपका सी हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए आयोग का जो फाइनल आंसर किया आता है वो क्या मानता है। फिलहाल यहाँ पे 2 प्रश्न है, एक आपका हो गया सिलिका वाला, इसको ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं। एक तो कोरियालिस फोर्स श्योर है, सही होना चाहिए। ठीक, इसमें हो सकता है कि वो, और कोरियालिस के बाद जो है यहाँ पे आपका जो साक्ष्य आपको दिया गया है न्यूजीलैंड वाला, आप लोग भी देख लीजिए एक बार। ठीक, ऑब्जेक्शन कैसे करना ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्शन दिया है कि आपको 14 अगस्त तक ऑब्जेक्शन करना है। सोर्स हमने अवेलेबल करा दिया आपको, और यहाँ से आप पोर्टल के माध्यम से आपत्ति के अनुसार यहाँ पठनीय साक्ष्य स्कैन यानी PDF फॉर्मेट में आपको 200 KB में कराकर अपलोड करें, और अन्य किसी माध्यम से यानी पोर्टल पे ही अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि कैसे आपको भेजना। ऑनलाइन आपत्ति पोर्टल चयन बोर्ड द्वारा जारी उत्तरमाला आपत्ति हेतु भेजने के लिए उत्तरमाला की विज्ञप्ति में निर्धारित समय तक खुला रहेगा, यानी 14 तक रहेगा ये। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं सबमिट हो पाएगी। और यहाँ पे देखिए दिए गए आपत्ति ही मान्य होगी। ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन मेल या पोस्ट के द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी एक बार ही ऑनलाइन आपत्ति सबमिट की जा सकती है। हालांकि उसके द्वारा आवेदित विषय के सापेक्ष एक से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति की जा सकती है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा
एक अभ्यर्थी के द्वारा एक बार में एक से अधिक प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपत्ति होगी वो एक ही बार आप कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार आपने किया दोबारा से आपको लगा नहीं इस पर भी होना चाहिए तो उस पर भी आप करें। ठीक, और यहाँ पे दिया है कि आपत्ति के साथ संबंधित साक्ष्य अपलोड नहीं करने पर तो आपत्ति जो अभी आप करेंगे उस पर कोई विचार नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये लिंक दी गई है objection.upsessb, ठीक, .org पर जाना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। ठीक, उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर या आपको यहाँ पे अनुक्रमांक डालना है और जो मोबाइल नंबर आपने पंजीकृत किया होगा उस पर आपका OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद जो है लॉगिन हो पाएगा। उसके बाद कैंडिडेट जो है ऑब्जेक्शन फाइलिंग पेज पर जाएंगे और अभ्यर्थी को अपना नाम, बुकलेट सीरीज कौन सी है आपकी तथा अभ्यर्थी द्वारा कितने प्रश्नों पर आपत्ति की जा रही है उसकी संख्या का अंकन यहाँ पे करना होगा। तत्पश्चात आपत्ति किए गए प्रश्नों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या, आपत्ति का प्रकार, अभ्यर्थी के अनुसार सही उत्तर और आपत्ति संबंधी टिप्पणी अंकित की जाएगी। ठीक, साक्ष्य ही सामग्री या पुस्तक का नाम, पुस्तक के लेखक का नाम, साक्ष्य सामग्री में जो भी प्रमाण आप दे रहे हैं उसका पृष्ठ संख्या। ठीक, और जो संलग्नक है उसको भी आप यहाँ पे अंकित करेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है ये नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा जो जो चीज़ें आपने ऐड किया है। फिर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक, सबमिट करके आपको क्लोज कर देना है और एक बार आपत्ति सबमिट हो जाने पर ठीक दोबारा से आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो टोटल ये आपका रहा है कि कैसे आपत्ति आपको करनी है और कहाँ पे हो पाएगा, कितने प्रश्नों की करनी है। तो जो स्पष्ट रूप से साक्ष्य मेरे अनुसार जो आपका बदल जाएंगे प्रश्न, एक तो आपका 44 का बदल जाएगा। ठीक, 57 नंबर का श्योर है ये। ठीक, उसके बाद जो आपका परतदार चट्टान वाला आई थिंक 27 नंबर है। ठीक, इसको आप ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है 17 नंबर का आप साक्ष्य एक बार और देख लीजिएगा। 18 नंबर जो है सब आंसर के पर्यावरण भूगोल में देख लीजिएगा। हालांकि ये हमने सर को भेज दिया है, जैसे ही 18 नंबर और 57 नंबर का सर के द्वारा रिप्लाई आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, उसके बाद करना क्या है आपको, और 57 नंबर 18 नंबर क्लियर हुआ। 27 नंबर, ठीक, जिन जिन प्रश्नों पे आपको आपत्ति करनी है ये प्रश्न है, और किसी प्रश्न में आपको करनी है या आपके अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग जो है और किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटियाँ नहीं मिली हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ठीक।